एवरीवन एंड सुप्रभात आप सभी को। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में उपस्थित सभी मरीजों और तीमारदारों का मैं हम सभी की ओर से अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का हीलिंग वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है 5 फरवरी से 11 फरवरी तक, तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे मेडिकल डॉक्टर संजय सर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि एनीमिया के बारे में बहुत अच्छी एंड रोचक जानकारी हम सभी को देंगे आज। तो सर का जोरदार तालियों से स्वागत करिए और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप अपनी सीट पर शांति से बैठिए, जिससे आपको इस जानकारी का आनंद मिले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन अक्सर नज़रअंदाज करने वाली समस्या के बारे में बात करेंगे, जिसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया आमतौर पे खून की कमी के बारे में उसको बोला जाता है। एनीमिया क्या है? एनीमिया बेसिकली हमारे रक्त में एक हीमोग्लोबिन से प्रोटीन होता है, वो हमारे रक्त में जब उसकी मात्रा कम हो जाती है उसकी वजह से खून की कमी होती है, उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। एनीमिया के जो सिम्टम्स होते हैं वो अक्सर हमें जल्दी थकान होना, काम करते वक्त थक जाना, सांस फूलना, चक्कर आना, अंधेरा छाना, हाथ पैर में दुखन होना, बच्चों के कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं लगना और ऊर्जा की कमी होना, ये सारे सिम्टम्स एनीमिया के होते हैं। और एनीमिया क्यों होता है? बेसिकली एनीमिया का जो मेन कारण है वो हमारे खाने में आयरन की कमी। आयरन ही एक ऐसा स्रोत है जो हमें हीमोग्लोबिन बनाता है। आयरन में अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उससे एनीमिया होता है। और दूसरा कारण होता है हमारे खान पान का तरीका। अक्सर हम लोग जंक फूड्स खाते हैं या फिर खाना सही तरीके से नहीं खाते हैं, वो भी एक खून की कमी का कारण होता है। लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान या तो ब्लीडिंग हैवी हो, वो भी एक कारण होता है, या फिर ब्लीडिंग बहुत देर तक हो, वो भी कारण होता है खून की कमी का। चौथा कारण होता है हमारे पेट में कीड़ा होना। अगर कीड़े होते हैं तो हमारे खाने का जो पोषक तत्व है उसकी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से खून की कमी होती है। और बार बार अगर इन्फेक्शन हो तो वो भी एक खून की कमी का कारण होता है। अक्सर से मलेरिया में आप देखे होंगे कि मलेरिया की वजह से भी खून की कमी होती है। मलेरिया में क्या होता है कि स्प्लीन की साइज बढ़ जाता है, जो कि जिसे तिल्ली कहते हैं हिंदी में। वो अक्सर जो है हमारे जो नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं उसको भी खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से खून की कमी होती है। और बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से भी खून की कमी होती है। बच्चों में आमतौर पे देखा जाता है कि वो अक्सर बाहर की चीज़ें खाते रहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर पेट में कीड़े हो जाते हैं। कीड़े की वजह से भी खून की कमी होती है। लेडीज़ में बार बार प्रेगनेंसी आने की वजह से भी खून की कमी होती है। और अक्सर पाइल्स की वजह से, जिसे हम हेमोराइड बोलते हैं, उससे भी ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से भी खून की कमी होती है। ये सारे कारण हैं जो हमें जो खून की कमी पैदा करते हैं। कितने टाइप्स के एनीमिया होते हैं वो आपको बताना चाहूँगा। एक होता है प्लास्टिक एनीमिया, एक होता है आयरन की कमी की वजह से एनीमिया, एक होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया, और 2 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जिसे हेरिडिटी बोलते हैं हम लोग। एक होता है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो कि सबसे कॉमन एनीमिया होता है, उसमें क्या होता है कि आयरन की कमी, हम जो भी खाना खाते हैं अगर प्रॉपर खाने में आयरन की कमी हो तो उसकी वजह से आयरन का काम होता है हीमोग्लोबिन को बनाना। अगर हीमोग्लोबिन प्रॉपर मात्रा में नहीं बनेगा तो आयरन की कमी की वजह से खून की कमी होनी शुरू हो जाएगी। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? वो बेसिकली आपका
पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई को करता है, हर अंगों का ऑक्सीजन की सप्लाई देता है। अगर प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो फिर मरीज को थकान और कमजोरी महसूस होगी। तो आयरन की कमी की वजह से भी ऑक्सीजन की कमी होती है। एक होता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की कमी। विटामिन B12 बेसिकली उन लोगों में ज़्यादा कमी पाई जाती है जो लोग वेजिटेरियन होते हैं या वेगन डाइट होता है। वेगन डाइट का मतलब होता है जो लोग दूध का भी सेवन नहीं करते हैं। आमतौर पे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनमें कम पाया जाता है। हमारे आंतों में दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया, एक बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया का काम होता है कि वो ये विटामिन B12 को बनाता है, जिसकी वजह से कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन अगर किसी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो सिवाय विटामिन B12 के टैबलेट्स इंजेक्शन के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। या फिर विटामिन गुड बैक्टीरिया का एक स्रोत ये होता है कि हम लोग अगर फर्मेंटेशन डाइट जैसे कि दही हुआ, ये इडली डोसा, अगर इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं जो फर्मेंटेशन से कहते हैं हम लोग, फर्मेंट करके, उसमें गुड बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि विटामिन B12 को बनाने में सक्षम होता है। एक होता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया एक तरह का गंभीर ब्लड डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है कि जो बोन मैरो, जिसे हम बोन्स में एक मज्जा बोलते हैं, जो सारे 3 टाइप के सेल्स बनाते हैं, RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स। अगर इन तीनों की कमी होती है, जिसको हम लोग एक नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में पैनसाइटोपिनिया बोलते हैं, ये सारी चीज़ें कम होती हैं, तो इससे प्रॉब्लम होती है। जब RBCs कम होती हैं तो उसकी वजह से खून की कमी होती है। खून की कमी होने की वजह से अक्सर आपको थकान लगेगा और सांस फूलेगी, चिड़चिड़ा मन होगा, काम करने की इच्छा नहीं करेगी। WBC कम होने की वजह से आप इन्फेक्शंस के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप बार बार इन्फेक्शन होगा, या वायरल अटैक जैसे कि हेपेटाइटिस B या HIV, इन सब चीज़ों से आपको मतलब समस्या हो सकती है। तीसरा होता है कि अगर आपके प्लेटलेट्स कम होंगे तो अक्सर आपको कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे नेजल ब्लीडिंग हो सकता है, गम्स की ब्लीडिंग हो सकती है, और छोटे छोटे रैशेस पड़ सकते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया को अगर होता है तो सिर्फ इसका एक ही चारा होता है, या तो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए ताकि खून की कमी ना हो। दूसरा कुछ ऐसे केमिकल, ये टॉक्सिन्स होते हैं, वो भी एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। जैसे कि हम लोग इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एप्लास्टिक एनीमिया करता है। तीसरा अक्सर जो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी दी जाती है, उसकी वजह से भी कभी कभी एप्लास्टिक एनीमिया होता है। चौथा, अगर कुछ मेडिसिन होते हैं जो हम लोग गठिया में इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोल्ड मेडिसिन, या कुछ एंटीबायोटिक ऐसे होते हैं जो क्लोरोफेनिकॉल वगैरह, वो भी आपका इसको एप्लास्टिक एनीमिया करता है। एप्लास्टिक एनीमिया का तरीका सिर्फ अगर इन केस एप्लास्टिक एनीमिया होता है तो उसको बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको बीच में ताकि खून की अगर कमी हो रही हो तो आप खून चढ़ाएं। दूसरा, अगर एप्लास्टिक एनीमिया खून चढ़ाने के बाद सिवाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चारा नहीं रहता है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एक ऐसा जरिया है जो कि आपका एनीमिया को, एप्लास्टिक एनीमिया को कवर करता है। चौथा होता है थैलेसीमिया। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसे कि हम हेरिडिटरी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो या तो कम बनती हैं या एबनॉर्मल बनती हैं। एबनॉर्मल बनने की वजह से ये हीमोग्लोबिन पूरी तरह से लेके नहीं चलती है, जिसकी वजह से थैलेसीमिया होता है। आमतौर पे आप लोग देखे होंगे कि 2 टाइप के थैलेसीमिया होता है, एक माइनर और एक मेजर। माइनर थैलेसीमिया अगर आप सर्वे करें तो हर यंग लेडीज में अगर देखा जाए तो आमतौर पे हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से ऊपर होता नहीं है। तो माइनर थैलेसीमिया लगभग फीमेल्स, यंग फीमेल्स में अक्सर पाया जाता है। मेजर थैलेसीमिया, हाँ, एक मेजर डिसऑर्डर है जिसको दूर करना जरूरी होता है। एक होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या हीमोग्लोबिन होते तो हैं, मगर उसका जो शेप होता है वो सिकल सेल से कहते हैं हंसिया, जो हम लोग खेतों में इस्तेमाल करते हैं उसको फसल काटने के लिए, उसके शेप के हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लड का ट्रांसपोर्ट
होने में थोड़ा रोकते हैं, जिसकी वजह से एनीमिया होता है। अगर हमें साल में एक बार जरूर हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना चाहिए। आमतौर पे बच्चों में इसकी मात्रा 12 से 16, लेडीज में करीब 11 से 13 मिलीग्राम ग्राम पर डेसीलीटर और पुरुषों में 13 से 16 के आसपास होना चाहिए। ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ साथ एक चीज़ और महसूस करते हैं कि आप ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ साथ ब्लड ग्रुप भी कराएं, क्योंकि ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि आप कभी भी अगर कोई मुसीबत हो, कोई बात हो, तो अगली आपको ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए, किसको देना है या आपको किससे कहाँ से लेना है। तो अगली ब्लड ग्रुप पता रहेगा तो आप उस चीज़ों के लिए फायदे में रहेंगे। एनीमिया की वजह से अक्सर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, इससे बार बार हमें इन्फेक्शन होता है और प्रेग्नेंट लेडीज़ में डिलीवरी के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होने से उनके लाइफ को भी रिस्क होता है। तीसरा, अगर बार बार प्रेगनेंसी होती है तो जो डिलीवरी होती है तो बच्चों के वजन भी काफ़ी कम, बच्चे छोटे वजन वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो एनीमिया में कारण बनते हैं। अब एनीमिया रोकने के उपाय क्या है? सबसे पहला तो कारण जान लीजिए, जब हम लोग जो भी हरी सब्जियां खाते हैं उसको अक्सर हम लोग या तो काट के उसे धोते हैं, वो चीज़ गलत है। पहली बात है उसको धोइए अच्छी तरह, धोने के बाद उसको काटिए। कारण क्या है कि उसमें जो आयरन जो होते हैं वो उसके सब्जियों के साथ बाइंड रहते हैं, और एक कंटेंट और होता है इसको हम लोग फाइटेट्स कहते हैं, वो भी इसके साथ बाइंड रहता है। अगर आप उसको धोएंगे तो आयरन काफ़ी मात्रा में वो कटने के बाद निकल जाता है। इसलिए सब्जी को पहले धोइए फिर उसके बाद काटिए। तीसरी चीज़ है कि सब्जियों को अक्सर हम लोग जो स्टील की कढ़ाई इस्तेमाल करते हैं उसको ना करें, उसके बजाय आप लोग लोहे की कढ़ाई को इस्तेमाल करें, जिससे कि हमें आयरन की मात्रा ज़्यादा मिले। दूसरा, खाने के तुरंत बाद हम लोग अक्सर चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। वो एक कारण होता है क्योंकि अगर हम चाय या कॉफ़ी तुरंत पीते हैं तो उसकी वजह से जो आयरन ऑब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, जिसकी वजह से फिर एनीमिया के कारण बन सकता है। एनीमिया ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जो हम अपना भोजन करते हैं उसमें आयरन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। अगर आयरन अच्छा होगा, आयरन की मात्रा ज़्यादा होगी तो वही हीमोग्लोबिन बनाने का कारण बनेगा, उसी से हीमोग्लोबिन बनेगी। तो आयरन किसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं? जो हम लोग हरी सब्जियां खाते हैं, दाल अच्छी तरह खाते हैं, मल्टीग्रेन आटा लेते हैं, या फिर गुड़ का सेवन करते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो अंडा या मछली या मटन ये ले सकते हैं, जिसकी वजह से अगर इस मात्रा थोड़ा हम लोग हर दिन इन मात्रों को इस्तेमाल करेंगे तो हमारा एनीमिया का कारण काफ़ी हद तक कम हो सकता है। एक बात और ध्यान देना चाहिए, जो वेजिटेरियन होते हैं उनको जब भी दाल खाएं या सब्जी खाएं तो हमेशा उसके साथ थोड़ा सा नींबू जरूर निचोड़ लें। कारण क्या होता है कि विटामिन सी जो होता है वो आयरन अब्जॉर्प्शन में फ़ायदेमंद होता है। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें क्या होता है, एब्जॉर्ब आयरन ऑलरेडी उसमें हीम आयरन के रूप में होता है, जो कि ऑलरेडी एब्जॉर्ब रहता है, तो उसको डायरेक्ट आपकी बॉडी में आयरन पहुंचता है। लेकिन जो हम लोग वेजिटेरियन डाइट जो होता है, जो हम लोग खाते हैं उसमें आयरन बाइंड रहता है, तो उसको रिलीज करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो अक्सर जब भी बहुत लोग ध्यान देते भी नहीं होंगे कि आप अगर दाल खाइए तो थोड़ा सा उसमें नींबू जरूर निचोड़ लीजिए, सब्जी लीजिए तो अलग से नींबू जरूर इस्तेमाल करिए। तो विटामिन सी बहुत ज़रूरी है ये आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए। चौथा, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन्हें देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद अक्सर हम लोग फिर आयरन कैल्शियम देना शुरू करते हैं। लोग अक्सर आयरन और कैल्शियम एक साथ खाते हैं, उसको भी उनसे भी दोनों का अब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस होता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब भी आप आयरन और कैल्शियम खाएं, या कोई भी इंसान अगर आयरन कैल्शियम खा रहा है एक साथ, जो हम लोग अक्सर लिखते रहते हैं कि आयरन भी खाइए कैल्शियम भी खाइए, तो आयरन और कैल्शियम जब भी खाइए तो उन दोनों के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे की गैप होनी चाहिए। मान लीजिए आपने आयरन सुबह खा लिया, कैल्शियम आपने शाम को खा लिया, तो वो दोनों चीज़ फायदेमंद होता है, जो कि आपको फिर दोनों के एब्जॉर्प्शन के लिए वो फायदेमंद रहते हैं। अदरवाइज अगर आप एक साथ दोनों खाएंगे तो वो फिर ना आयरन ढंग से एब्जॉर्ब होगा ना कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा। जब आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर कारण वही होगा कि खून की कमी होने लगेगी। आपको लगेगा हम आयरन तो रोज खा रहे हैं लेकिन खून तो बढ़ नहीं रहा है। कारण ये होता है कि हम लोग अक्सर आयरन और कैल्शियम एक साथ खाना शुरू कर देते हैं, तो इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। तो आजकल फिलहाल तो जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो तो ठीक आयरन ले ही रहे, साथ में अगर हम लोग फॉलिक एसिड का टैबलेट इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आयरन को हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण काम करता है।
है। दूसरा, समय समय पे छोटे बच्चों को डिवर्मिंग के रूप में कीड़े की दवा दी जाती है, हर कायदे से तो हर 6 महीने में देना चाहिए, लेकिन अगर 6 महीने नहीं भी पाया तो अभी साल में एक बार हम सभी को एक कीड़े की दवा ले लेनी चाहिए, चाहे डॉक्टर बताए चाहे ना बताए। हाँ, बस प्रेग्नेंट लेडीज में इसका ध्यान देना चाहिए कि डिवर्मिंग नहीं दी जाती है। तो इस बात का ध्यान ये देना है कि हमारा भोजन सही हो, सही जानकारी रहे और सही समय पे हम लोग जांच कराते रहें ताकि हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो। थकान को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि लोग अक्सर बोलते हैं थकान तो सभी को होती है। थकान शायद एक कारण हो सकता है कि वो अनीमिया का कारण हो, तो थकान को नज़रअंदाज कभी मत करिए, सही समय पर जांच कराइए और अपने भोजन को ही दवा के रूप में समझिए। थैंक यू। उपस्थित है, पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड इफ यू वांट। तो अनीमिया के लक्षण ही है कि थकने की इच्छा नहीं करेगी, चिड़चिड़ा मन होगा, धड़कन तेज चलेगी, चेहरे पे आंखों पे पीलापन दिखेगा, ये सारे सिम्टम अनीमिया के होते हैं।